आप भी बैठिए। तो मामा जी आप 4 टाइम सेम रहे हैं। सो मामा जी ने मेरे साथ एक सीक्रेट शेयर किया है और वो सीक्रेट मैं आप सबसे भी शेयर करूंगी। तो लेकिन अभी नहीं, हाँ थोड़ी देर बाद में। मामा जी अभी सीक्रेट शेयर कर दूं क्या? वो क्या है ना, ज्यादा देर तक पेट में रखा ही नहीं जाता सीक्रेट। करना है तो कर दो। आप ही बता दीजिए ना मामा जी। देखो मैं तो पैदा हुआ एक छोटे से गांव में, लेकिन मन में पढ़ने की खूब तड़फ थी कि गांव में किसान के घर एक निम्न मध्यम वर्गीय गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी मुझ में ललक थी कि आगे बढ़ना है तो पहले पढ़ना है। तो मैं दोनों काम करता था। एक एक्टिव भी बहुत था, जैसे मैंने 7th क्लास में एक आंदोलन किया था गांव के मजदूरों के लिए। मजदूरी कम मिलती थी तो ज़्यादा मजदूरी मिले उसके लिए, लेकिन वो सब करते हुए पढ़ता भी खूब था। और इसलिए मैं हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। अब तुम्हें एक बात और बताऊं, वो सीक्रेट नहीं है, मैं इमरजेंसी में जेल चला गया था। अच्छा? हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे इमरजेंसी लगी थी 1975 में, इंदिरा जी ने लगा दी थी। मैंने विरोध किया कि ये गलत है, इंदिरा जी की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तो मुझे पकड़ के जेल में ले गई पुलिस। और जेल में रहने के बाद मेरी उम्र कितनी थी पता है उस समय? 17 साल। 17 साल से? 11वीं में तो पढ़ता था मैं। पहले 10+2 के स्कूल नहीं होते थे, 11वीं के बाद कॉलेज में जाते थे। और जेल से निकल के फिर मैंने परीक्षा दी थी, और उसके बाद भी मैं बहुत अच्छे नंबर लेके आया। मुझे मिले थे 178 आउट ऑफ 200। ये मिले थे मुझे केमिस्ट्री में। अच्छा। और फिजिक्स में मुझे अच्छी तरह याद है 173 आए थे मेरे। और बायोलॉजी में 168 मार्क्स आए थे। हिंदी में भी बहुत अच्छे मिले थे। तो मैं जेल से निकल के मैंने परीक्षा दी और उसमें भी अच्छे नंबर लेके आ गया। और फिर मैं लगातार पढ़ता रहा और विद्यार्थी परिषद का काम भी करता रहा। और पढ़ते पढ़ते मैंने बीए किया, फिर फिलॉसफी में एमए किया, और एमए भी गोल्ड मेडलिस्ट। ओह वाह! आपको पता है मामा जी, मेरी मम्मी कहती है कि आप पूरे एमपी की बहनों के भैया, पर आप तो गोल्ड मेडलिस्ट भी हो, सीएम भी हो, और हम बच्चों के मामा जी भी हो। वाह मामा जी, इतना सब कुछ कैसे? बेटी, ये तो तब होता है जब आप सच्चे दिल से कोई काम करते हैं। अब मैं बेटियों का मामा हूं, नो डाउट, इसलिए कि मैं बेटियों को सच्चा प्यार करता हूं। और केवल प्यार नहीं करता, बेटियों की जिंदगी कैसे बेहतर बने इसकी कोशिश करता हूं। बेटियों के लिए योजनाएं बनाता हूं। तो बेटियों के लिए योजना बनाते हैं तो धीरे धीरे बेटियां कहने लगती है हमारा मामा। मामा मतलब जो बहुत प्यार करता हो बेटियों को। बेटी, अपने देश में भांजी मतलब बहुत महत्वपूर्ण होती है मामा के लिए। हमारे गांव में कहते थे 100 ब्राह्मण के बराबर एक भांजी, एक भांजा, इतना महत्वपूर्ण मानते थे। लेकिन ये तब होता है जब आप दिल से प्यार करते हैं और उनके लिए वास्तव में काम करते हैं। तो मैं मामा भी ऐसे बन गया, बेटियों के लिए काम करते करते, और बहनों के लिए काम किया तो मैं भैया भी बन गया। ढंग से पढ़ा तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। ये सब चीजें की जा सकती है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह को निकलना पड़ता है। वाह मामा जी। अच्छा बेटी, तुम सीएम से मिलने आई हो तो ये जानती हो सीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ मामा जी, सीएम का फुल फॉर्म होता है केयरिंग मामा जी। अरे वाह, केयरिंग मामा जी। और मैंने सुना है कि आप फर्स्ट आने पर स्कूटी भी गिफ्ट करते हो, मुझे भी दिला दो ना मामा जी। बेटी, आसानी से नहीं मिलती। हमने एक योजना बनाई है मामा ने अपनी भांजियों के लिए और भांजों के लिए भी, कि जो अपने स्कूल में 12th क्लास में 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाएगा गांव में या शहर के स्कूल में, तो उसको मामा स्कूटी दिलवाएंगे। अभी 7,800 बेटे बेटियों को स्कूटी दिलवाई है। तो इसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। 12वीं क्लास में 12th में
अपने स्कूल में फर्स्ट आना पड़ेगा। बोलो आओगी? हाँ आऊंगी। तो स्कूटी दिलाऊंगा। प्रॉमिस? पक्का? पक्का। ये और मामा जी, मैंने सुना है कि आप बच्चों को लैपटॉप भी देते हैं। हाँ, लैपटॉप भी देता हूँ। मैं इसलिए देता हूँ कि बच्चे अच्छे ढंग से पढ़े और पढ़ाई में उनको दिक्कत ना आए। लैपटॉप का उपयोग बहुत है। अगर हम ज्ञान बढ़ाने के लिए करना चाहें तो लैपटॉप से कई तरह की चीजें, दुनिया की सबकी जानकारी हमको मिल जाती है। लेकिन लैपटॉप कैसे दिलाते हैं आपको पता है? लैपटॉप हम उसको देते हैं बेटी जो 12वीं क्लास में 75% या उससे ज्यादा नंबर लाता है। तो जो 75 प्लस लेके आएगा नंबर, उसको मामा लैपटॉप देता है। और लैपटॉप इसलिए देता है कि बच्चे खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। गुड मामा जी। मामा जी, आपने गब्बर सिंह का नाम सुना है? वो शोले वाला गब्बर सिंह? हाँ? जो डाकू था? हाँ बेटी, नाम भी सुना है, वो फिल्म भी देखी थी। लेकिन बेटी वो तो फिल्म का गब्बर था। तुम जब पैदा नहीं हुई थी तब मध्य प्रदेश में बहुत से डाकू हुआ करते थे। मामा जी, सच्ची मुच्ची के डाकू? और क्या उनके पास सच्ची मुच्ची की गन्स भी होती थी? ऐसे खूंखार डाकू जो लोगों को खड़े खड़े लाइन में खड़े करके गोलियां से भून देते थे। इतने खतरनाक डाकू? हाँ, इतने खतरनाक डाकू थे मध्य प्रदेश में। उनपे मुंबई में फिल्में बनती थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो इन डकैतों का बहुत आतंक था। जनता बहुत परेशान थी। शाम को 5 बजे के बाद भिंड में, मुरैना में, शिवपुरी में लोग निकलते नहीं थे बाहर घरों के, क्योंकि डाकू उठा के ले जाते थे। तो मैंने मुख्यमंत्री बनते ये तय किया कि भाई डाकू तो नहीं रहेंगे, वो जनता की जिंदगी किससे खेलते हैं, लोगों को मारते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, फिर पैसा वसूलते हैं। तो मैंने फिर एक मीटिंग करी और मैंने पुलिस के अफसरों से कहा कि देखो भाई, मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। डाकू चाहिए जिंदा या मुर्दा। और उसके बाद बेटी हमारे पुलिस ने सारे डाकू एक एक करके खत्म कर दिए। अब कोई भी डाकू तब से हमने पनपने नहीं दिया। सारे डाकू साफ। कोई डाकुओं का बड़ा ग्रोह आज है नहीं, या तो मारे गए या फिर जेलों में चले गए। वाह! तो मामा जी, आपकी कभी स्कूल में खिंचाई हुई थी या पनिशमेंट? मैं शुरू में पढ़ने में थोड़ी लापरवाही करता था, तो पहले जो हमारे गुरुजी रहते थे स्केल से ऐसे मारते थे। देर से अगर आए या उन्हें कोई पाठ दिया और हमने ढंग से नहीं पढ़ा, गुरुजी थे वो खिंचाई करते थे। अच्छा, तो आपकी पिटाई होती थी घर में भी? नहीं, ज्यादा नहीं होती थी, एक बार हुई थी बस। 2 बार हुई थी, 2 बार। 2 बार? हाँ, एक तो मैंने बता दिया, एक बार और जब मैंने वो आंदोलन चलाया था ना मजदूरों का, क्योंकि मजदूर मांग कर रहे थे 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। मैंने ही सिखाया था कि आंदोलन करो, मजदूरी बढ़वानी। तो जैसे ही घर के दरवाजे के पास पहुंचे तो चाचा जी ने कहा, आओ मैं बढ़ाता हूँ मजदूरी। तो मजदूर तो भाग गए, मैं पकड़ लिया गया, फिर भी मेरी पिटाई हुई थी। तो आपकी मम्मी भी आपकी खिंचाई करती होगी ना? ना ना ना, मम्मी तो प्यार का सागर थी। माँ, मैं कहता था हमारे यहाँ गांव में माँ को बाई भी बोलते थे प्यार से, जैसे दादी माँ को बोलते थे हमारे यहाँ भाषा में गांव की बहू, और जो माँ होती थी उसको बोलते थे बाई। तो हमारी बाई बहुत प्यार करती थी, उनने कभी नहीं मारा, हमेशा गले लगाया, प्यार किया। और तुम जानती हो, हम 4th पास करके 5वीं में पढ़ने भोपाल आ गए थे। तो जब भी हम गांव जाते थे तो बड़ी खुशी से जाते थे, खेलेंगे कूदेंगे, माँ से मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे। लेकिन जब पढ़ने भोपाल आते थे तो इतना रोना आता था, घर से निकलते निकलते। माँ भी रोती थी मेरी, दरवाजे पे खड़ी खड़ी, जब तक मैं दिखता रहता था देखती रहती थी, और आंखों से आंसू बहते रहते थे कि बेटा दूर जा रहा है, और मैं भी रोते रोते आता था। मामा जी, मैं आपको एक बार गले लगा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं बेटी। मामा जी, मैंने सुना है कि आप बच्चों को पैदा होते से उनको लखपति बना देती हो। हाँ बेटी, ये तो मेरी जिंदगी का मिशन है। बताऊं क्यों?
बेटी मैंने अपने गांव में देखा बचपन में। जब बेटा पैदा होता था तो घर में खुशी मनाई जाती थी, बधाई गाते थे, लड्डू बांटते थे, अगर ज्यादा पैसे वाले होते थे तो ढोल भी बजाते थे, हवाई फायर भी करते थे कि बेटा आया है। और बेटी, तुम्हें पता है, बेटी अगर पैदा हो गई तो माँ का ही चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। मैं सोचता था कि हे भगवान, ये क्यों होता है? एक ही माँ की कोख से बेटा भी जन्म लेता है, बेटी भी जन्म लेती है, तो दोनों बराबर हुए ना। लेकिन दोनों को बराबर नहीं मानते थे। बेटा कुल का दीपक, बुढ़ापे की लाठी का सहारा, और बेटी कहते थे ये तो बोझ है, बोझ है, बोझ है, बेटी की शादी करनी पड़ेगी तो दहेज देना पड़ेगा, बेटी तो आफत है, बेटी पैदा ही नहीं हो तो अच्छा है। और ये बात मेरे मन में इतनी तकलीफ देती थी। बेटी बताओ, क्या बिना बेटियों की दुनिया चल सकती है? बेटा और बेटी दोनों जरूरी है। तब मैं सोचता था कि हे भगवान, ये पाप क्यों होता है? बेटी तुम्हें पता नहीं है, ऐसा जमाना भी आया जब परिवार के लोगों को, घर के लोगों को ये पता चला कि जो कोख में पल रहा है वो बेटा है कि बेटी है। अगर बेटा है तो पैदा होने दो, और बेटी है तो कोख में ही मार दो। कोख को कत्ल खाना बना दिया लोगों ने। तब मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती थी, दर्द होता था कि भगवान, ये पाप क्यों होता है? और तब मैं सोचता था कि ये रुकेगा कैसे। तो मैं एक बार, एक छोटी सी सभा थी तो मुझे बोलने का मौका मिल गया। मैं कोई नेता नहीं था उस समय, कोई पद पे भी नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे ही सहज कहा कि बेटा बेटी को बराबर माने दो, बेटी को आने दो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई, पैदा हो गई और बड़ी हुई और शादी करनी पड़ी, तो दहेज क्या तू दिलवाएगा? मुझे लगा कि शिवराज, कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि बेटी बोझ ना बने, बेटी वरदान बन जाए। तब मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके गरीब बेटियों की मैंने शादी करना शुरू की, और मैं 90 में MLA बन गया, 1990 में। तब फिर मैंने और ज्यादा संख्या में बेटियों की शादी शुरू कर दी। और उसके बाद 2005 में मैं मुख्यमंत्री बन गया। तो मुख्यमंत्री बन के मैंने सबसे पहला काम कौन सा किया बताऊं? मैंने तय किया कि बेटी की शादी माता पिता नहीं करेंगे। अगर बेटी के माता पिता नहीं कर सकते, कम पैसे होने के कारण, तो बेटी की शादी मैं करवाऊंगा, सरकार करवाएगी, सारा खर्चा सरकार उठाएगी। और इसको मैंने कहा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। लेकिन एक बात फिर मेरे दिल दिमाग में घूमती रही, बेटी कोख में ना मारी जाए, इसलिए कुछ और कर। तब मेरे दिमाग में आया कि बेटी पैदा होते ही अगर लखपति हो जाए तो शायद मम्मी पापा आने देंगे कि ये तो लखपति है, आने दो, मत रोको। और तब मैंने अपने अफसर बुलाए, जो अधिकारी होते हैं ना, और मैंने कहा ऐसी योजना बनाओ कि जिसमें बेटी पैदा हो तो लखपति हो। तो वो हंसने लगे, बोले मजाक कर रहे हैं सर, ऐसी कोई योजना बन सकती है कि बेटी लखपति पैदा हो? मैंने कहा बिल्कुल बन सकती है। अरे साधारण बात है, बेटी के पैदा होते ही बेटी के नाम से पैसे बैंक में जमा कर दो सरकार की तरफ से, और इतने पैसे जमा करो कि ब्याज लग के जब वो बेटी बड़ी हो तो 1 लाख से ज्यादा रुपया मिल जाए। कितना सिंपल। और इसलिए हमने तय किया कि बेटी जन्म लेगी तो 30,000 रुपया उसके खाते में डाल देंगे, माता पिता को दे देंगे, बचत पत्र। और उसको जोड़ दिया पढ़ाई से। मेरी बेटी मैंने 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, फिर 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, फिर 12वीं में जाए तो फिर 6,000, फिर कॉलेज में जाए तो 12,500, फिर कॉलेज पास आउट करें तो 12,500। अब हमने ये भी तय कर दिया है कि मेडिकल इंजीनियरिंग में भी अगर लाडली बेटी जाएगी तो उसको भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, उसकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा ना, ताकि बेटी की पढ़ाई में कोई बाधा ना रहे। मामा जी, बेटी बनी लखपति, यो यो, व्हाट एन आइडिया, अमेजिंग। लखपति हो लखपति। मामा जी, आपको पता है, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी ना, मैंने सोचा था कि आपको एक गाना सुनाऊंगी और इसके बाद एक सरप्राइज रहेगा आपके लिए। अरे ये तो बहुत मजा आएगा, सुनाइए सुनाइए। चंदा ने पूछा तारों से,
चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? मामा, मेरे मामा। अब सरप्राइज ये है कि आपको भी मेरे लिए गाना गाना पड़ेगा। पहले तो इस अच्छे गाने के लिए आपको गाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी हो। थैंक यू मामा जी। अब आप भी गाइए ना। गाना है? हाँ। मेरा गला तो फटा बांस हो रहा है भाषण दे दे के। पर मुझे आपका गाना सुनना है और मैंने टीवी पर देखा है कि आप बहुत अच्छा गाते हो। अच्छा तो चलो एक सुना देते हैं, उठ के मत भग जाना। नहीं नहीं। मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हंसी रथ पर सवार। मेरे घर आई एक नन्ही परी, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी। वाह मामा जी, क्या गाना सुना है। इस बात पे एक और है। मामा जी, आपकी और मेरी ट्यूनिंग तो परफेक्ट है। अब और चेक करते हैं। आपके फ्रेंड्स है ना? कितने फ्रेंड्स हैं? मेरे तो ढेर सारे हैं। मेरे भी ढेर सारे हैं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में सरकार नहीं चलाता, परिवार चलाता हूँ। सारे बच्चे मेरे फ्रेंड्स हैं, सारे नौजवान मेरे दोस्त हैं, सारे भाई भी मेरे दोस्त हैं। जितने भी मेरी हम उम्र है वो सब मेरे दोस्त है। तो मैं तो प्यार करता हूँ और प्यार पाता हूँ। मेरा दुश्मन कोई नहीं, सब दोस्त ही दोस्त हैं। और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? बहुत कम देख पाता हूँ, लेकिन पहले मैंने देखी थी एक पिक्चर परिचय, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। और उसके बाद एक फिल्म और देखी मैंने, जंजीर, और फिर शोले, और फिर अमिताभ बच्चन जी की दीवार। लेकिन परिचय मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, खाने में आपको क्या पसंद है? मेरी लिस्ट में तो टॉप पे चॉकलेट है, और फिर हाँ, माँ के हाथ का खाना खा लेती हूँ, लेकिन पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। बेटी, मुझे तो मेरी माँ याद आ रही है। मेरी माँ नहीं है, बचपन में ही चली गई थी। अच्छा। लेकिन मेरी माँ मुझे बहुत अच्छी खीर बना के खिलाती थी। और कई बार खीर में, चावल में जो कद्दू रहता है ना, कद्दू की खीर भी बनाती थी। कद्दू की खीर भी? बहुत टेस्टी, अभी भी मुंह में पानी आ जाता है। तो खीर और पकोड़े, माँ के हाथ के पकोड़े, इतने अच्छे पकोड़े बनाती थी, इतने जैसे रुई जैसे नरम होते थे ना, मुंह में डालो और गल जाए। तो खीर और पकोड़े ये बचपन से मेरी पसंद है। मामा जी, मैंने स्कूल में पढ़ा था कि जो हमारा देश है ना, वो खेती प्रधान देश है। तो आप बताइए ना कुछ इसके बारे में। अरे बेटी, बिल्कुल तुमने सही पढ़ा। अपना देश भी और अपना मध्य प्रदेश भी खेती प्रधान, कृषि प्रधान का मतलब है कि ज्यादातर लोगों की आजीविका खेती पर चलती है। उनको किसान कहते हैं जो खेती करते हैं। बेटी, एक बात बताता हूँ, एक जमाना था 2002 और 3 तक, तब अपने यहाँ खेती अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि अपने यहाँ सिंचाई के ज़्यादा साधन नहीं थे, बिजली नहीं मिलती थी। जब पानी नहीं मिलता खेती को तो फसल अच्छी नहीं होती थी, बिजली नहीं मिलती तो कुएं से पानी ले ही नहीं सकते तो फसल अच्छी नहीं होती थी। तब मेरे मन में आया कि मध्य प्रदेश में जब 65% लोगों की, 65% लोगों की आजीविका खेती है, तो सबसे पहले खेती ठीक करनी पड़ेगी। खेती अगर ठीक होगी तो लोगों की जिंदगी ठीक होगी, लोग समृद्ध बनेंगे, लोग सुखी होंगे। और इसलिए बेटी, हमने तय किया कि सिंचाई की खूब व्यवस्था करेंगे। तो हमने 2-3 तरह के काम किए। एक, ज़्यादा से ज़्यादा कुएं खुदे और ट्यूबवेल खुदे। तो कपिल धारा करके एक योजना बनाई। उसमें पता है बेटी, अपने ट्राइबल एरिया में आदिवासी भाई बहनों ने, छोटे छोटे किसानों ने बहुत कुएं खुदवाए। मुझे याद है 2-3 साल में 3 लाख कुएं खुद गए थे। 3 लाख? हाँ, और ट्यूबवेल्स लगे। लेकिन बेटी, केवल इससे काम नहीं चलता, जमीन का पानी निकालने से। तो फिर हमने तय किया कि बांध बनाएंगे, बरसात का पानी रोकेंगे, जाने नहीं देंगे नदियों में बहकर। तो जगह जगह हमने डैम बनाए। पता है 2002-3 तक सिंचाई होती थी केवल 7.5 लाख हेक्टर में। कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज, आजादी के पहले भी केवल इतनी व्यवस्था हो पाई थी। और हमने
सिंचाई की व्यवस्था कर दी 47 लाख हेक्टेयर जमीन में, और अभी भी बहुत से बांध बन रहे हैं। और अब बांध बना के हम नहरों से पानी नहीं ला रहे, क्योंकि नहरों में बहुत सा पानी वेस्ट हो जाता है, सीपेज में भाप बन के उड़ जाता है। तो हम पाइपलाइन डाल रहे हैं और पाइप से पानी नदी से खींच के ला रहे हैं और किसान के खेतों में पहुंचा रहे हैं। तो अब इतनी सिंचाई हो रही है अपने यहाँ 47 लाख हेक्टेयर में। और सिंचाई का परिणाम क्या हुआ बेटी, पता है तुम्हें? 2002 और 3 तक मध्य प्रदेश में अनाज पैदा होता था लगभग 159 लाख मीट्रिक टन, वो बढ़ के अब हो गया 619 लाख मीट्रिक टन। कई गुना ज्यादा उत्पादन बढ़ गया। फलों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, कई चीजों का उत्पादन इतना बढ़ा कि किसान के घर ज्यादा पैसा आने लगा, किसान समृद्ध होने लगे। अपनी कृषि विकास दर, जिसको एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कहते हैं, वो दुनिया में मानी जाती 2-3% है तो बहुत है, लेकिन मध्य प्रदेश ने कई वर्षों तक 18% से ज्यादा की कृषि विकास दर हासिल की और मध्य प्रदेश समृद्ध प्रदेश बन गया। गेहूं के एक्सपोर्ट में मध्य प्रदेश अब नंबर 1 है, नंबर 1। और कई फसलों का उत्पादन अब कई प्रदेशों से ज्यादा हो रहा है। एग्रीकल्चर में, खेती में मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य है। वेरी गुड मामा जी। मामा जी, जब मैं भोपाल आ रही थी ना, मैंने बहुत सारे पोस्टर्स पे देखा था कि लोगों के पान खा रहे हैं। तो परी वाली योजना कौन सी थी, मुझे भी बताओ ना। बेटी, चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बाद आखिर जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। और इसलिए हमने तय किया कि 12वीं पास करने के बाद, आफ्टर 12th, या ITI करने के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अपने बच्चों को हम काम सिखाएं, उनको स्किल्ड बनाएं, तो उनको कहीं भी जॉब मिल जाएगा परमानेंट। और इसलिए हमने एक योजना बनाई, सीखो कमाओ योजना, मतलब स्काई। अब वो अलग अलग कंपनीज में जाएंगे, अलग अलग संस्थानों में जाएंगे और वहां जाके काम सीखेंगे। और जब वो काम सीखेंगे तो काम सीखने के बदले उनको 8,000 से लेकर 10,000 रुपया तक दिए जाएंगे, ताकि उनकी आजीविका भी चलती रहे और काम सीखने के बाद परमानेंट जॉब मिल जाए। वाह मामा जी, मान गए मामा जी आपको। अरे मामा जी, आप इतने सारे काम करते हो ना, आपके अंदर इतनी शक्ति कैसे आ जाती है? मैं तो थोड़े से काम में ही थक जाती हूँ। बेटी, जहाँ चाह होती है वहाँ राह को निकलना पड़ता है। मन में एक तड़फ है, एक लगन है। देखो, मैंने एक बात कही थी ना कि मध्य प्रदेश मेरा परिवार है ना। मैं एक बात हमेशा कहता था, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। 9.5 करोड़ भाई और बहनों का परिवार है मेरा। अब उनको सुखी बनाने की कोशिश करनी है तो मैं चैन की सांस कैसे ले सकता हूँ? एक क्षण भी बेकार जाता तो मुझे बेचैनी होने लगती। कह रहे तू क्या कर रहा है, इतने लोगों के लिए काम करना है, इतना बड़ा परिवार तेरा, और तू आराम कर रहा है। तो ये आराम करने का हक नहीं, और काम कर, और काम कर, और काम कर। और मैं उस धुन में लगा रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, थकान आती नहीं है। बाप रे मामा जी, आप इतना ज्यादा काम करते हो। आपको पता है, हमारे स्कूल में ना 2 महीने की छुट्टी लगती है, जिसका मैं पूरे साल वेट करती हूँ। आपको भी छुट्टी मिलती होगी ना? मुझे छुट्टी नहीं मिलती बेटी, टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी 2 बार, एक बार जब ईयर एंड होता है, नया साल शुरू होने वाला होता है, तब मैं तुम्हारी मामी को लेके, बेटों को लेके उनके साथ कहीं ना कहीं जाता हूँ। लेकिन जाता कहूँ मंदिरों में दर्शन करने, तिरुपति बालाजी, शिरडी, अलग अलग जो हमारे देव स्थान हैं उन पे जाते हैं। कभी वैष्णव देवी, त्र्यंबकेश्वर, और उसके साथ साथ कहीं थोड़ा बहुत और भी घूम लेते हैं। तो एक तो उस समय, इस बार तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, नहीं तो कभी कभी 2-3 दिन गर्मियों में भी मार देता हूँ, मैं बीच में छुड़ा लेता हूँ। बहुत छुट्टी तो नहीं मिलती बेटी। अच्छा, मैं कैसे आराम कर सकता हूँ बताओ? इतने लोगों का भला करना है तो छुट्टी मनाने का मुझे हक नहीं है।
मामा जी आप इन दोनों में से कोई एक उंगली चीज कीजिए। अच्छा, चुननी पड़ेगी? हाँ मामा जी 5 क्वेश्चंस मुश्किल होंगे पर जवाब तो देना होगा। कोशिश करूंगा मैं। जी हाँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप जहाँ भी जाते हैं वह इतनी भीड़ क्यों आ जाती है? लोगों को मैं प्यार करता हूँ तो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं मिलना चाहता हूँ वो भी मिलना चाहते हैं, और पता कहीं तो दौड़ दौड़ के आते हैं। अभी परसों एक बच्चा जैसे ही गाड़ी धीमी हुई गाड़ी पे चढ़ गया, मामा 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 फोटो 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 चिल्लाने लगा। तो बेटी जहाँ मैं जाता हूँ मैं लोगों को प्यार करता हूँ तो लोग मुझसे प्यार करते हैं और दौड़े चले आते हैं, बड़ा मजा आता है सबसे मिलके। ओके सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप भी पैंट्स टी शर्ट पहनते हैं जैसे मेरे पापा पहनते हैं? पैंट भी पहनता हूँ, टी शर्ट भी पहनता हूँ, लेकिन कभी कभी। मतलब रोज नहीं पहनते? नहीं रोज नहीं, कुर्ता पजामा ज्यादा पहनता हूँ। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे स्कूल आ सकते हैं? अरे क्यों नहीं आ सकता, जरूर आऊंगा। सच्ची? हाँ सच्ची आऊंगा। मामा जी जब आप मेरे स्कूल आओगे ना तब आपको दिखेगा कि मैं अपने स्कूल में सबसे ज्यादा लाडली हूँ। मेरी बेटी तुम भी मेरी लाडली हो, सारी बेटियां मेरी लाडली है। और पता है सारी बहनें भी मेरी लाडली है, और बहनों के लिए मैंने बनाई है लाडली बहना योजना। योजना तुम्हें पता है लाडली बहना क्या है? हमारी गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें कई बार अपनी जरूरत पूरी करने के लिए परेशान होती थी। बेटा बेटी को कोई चीज दिलाना है, किताब दिलाना है, इलाज कराना है, खिलौना दिलाना है, कपड़े दिलाना है, तो उनके पास कई बार पैसे नहीं होते थे। तो मन में तकलीफ होती थी कि मैं अपने बच्चों की जरूरत पूरी कैसे करूं। और तब मेरे मन में भाव आया कि कोई ऐसी योजना बना शिवराज कि कोई भी बहन मजबूर ना रहे, किसी भी बहन को अपने हाथ छोटी मोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने फैलाना ना पड़े। और इसलिए मैंने तय किया कि जितनी भी मेरी ऐसी लाडली बहनाएं हैं उनके खाते में 1000 रुपया हर महीने डालूंगा, 1000 रुपया सीधे अकाउंट में। और तुम्हें पता है फरवरी में मेरे मन में ये विचार आया और जून में मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। 1,25,00,000 बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। कितनी बहनें मेरी पता है? 1,25,00,000 का पहले रजिस्ट्रेशन हो गया और अभी 5-6-7 लाख का और हो गया। और भी कुछ बहनें कह रही रह गई तो उनको भी जोड़ूंगा। और इन सब बहनों के खाते में 1000 रुपया महीना डालते हैं। तो तुम्हें पता हर महीने कितने पैसे डालने पड़ते हैं? हर महीने 1200 करोड़ रुपया से ज्यादा बहनों के खाते में डालता हूं। और बाद में बढ़ाने भी वाला हूं, 1000 नहीं, अब 1250 कर रहा हूं, बाद में 1500 भी और 3000 तक ले जाऊंगा। लेकिन इससे क्या फायदा हुआ पता है? अब कोई बहन मजबूर नहीं है, वो अपने बच्चों को सामान दिला सकती है। और पता है मैंने सावन के महीने में राखी के पहले 250 रुपया और डाल दिए बहनों के खाते में कि जाओ अगर मायके जाना है, मम्मी पापा के घर, बच्चों के लिए कुछ ले जाना तो ले जाओ, पैसे दे रहे हैं तुम्हारे भैया। इस योजना के कारण कई बहनों ने तो रोजगार शुरू कर दिया अपना। अभी मैं गया था झाबुआ तो एक बहन आई दौड़ के और मेरे सर पे हाथ फेरा, मेरे गालों पे हाथ फेरा, मेरा भाई। और फिर उसने बताया कि मैं ये हाथ ठेला में ये केला बेच रही हूँ, सब्जी बेच रही हूँ, जो 1000 रुपया तुमने दिया था इकट्ठे हो गए वो 3000, उससे मैंने सामान खरीदा और मेरा काम धंधा चालू हो गया। किसी ने सेकंड हैंड सिलाई की मशीन खरीद ली तो सिलाई की मशीन से सिलाई करके उसकी आमदनी बढ़ गई और ज्यादा पैसे आने लगे। तो कई बहनों ने काम धंधा भी शुरू कर दिया। ये लाडली बहना अब बहनों को सक्षम बना रही है, सशक्त बना रही है, उनकी जिंदगी बदल रही है। और बहनों की जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का मिशन है बेटी, मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। मैं अपनी बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। मामा जी आपको मान गए, आप कितनी हेल्प करते हो लोगों की। इसलिए तो मैं पैदा हुआ हूँ, इसलिए मुख्यमंत्री बना हूँ। अरे अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। मामा जी अभी ना मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, आपके भी एग्जाम्स होते हैं क्या? हाँ, जब मैं पढ़ता था तब भी एग्जाम होते थे और एग्जाम तो अब भी देता हूँ।
जब मैं पढ़ता था तब एग्जाम के पहले मैं कभी घबराता नहीं था, मैं कंसंट्रेट करके पढ़ता था। मुझे एक कहानी याद रहती थी, जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों की परीक्षा ली थी तो एक पेड़ पे चिड़िया रख दी थी और कहा था जो अपने तीर से चिड़िया की आंख में निशाना मारेगा वो सबसे अच्छा धनुर्धारी होगा। तो उन्हें अलग अलग शिष्यों से पूछा, बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो कोई कहता पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ की पत्ती दिखाई दे रही है, डाली दिखाई दे रहे हैं, फूल दिखाई दे रही है, चिड़िया दिखाई दे रही है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा कि तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहा है? नहीं। पेड़ की डालियां दिख रही है? नहीं। फूल और पत्ते दिख रहे हैं? नहीं। चिड़िया दिख रही है? बोले नहीं। तो बोले क्या दिख रहा है? मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। और चिड़िया की आंख पे निशाना लगा के सीधे तीर चिड़िया की आंख में जाके धंस गया। तो इससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। इसलिए जब मैं पढ़ता था तो इधर उधर दिमाग जाने ही नहीं देता था, कंसंट्रेट करता था कि बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। और बेटी जब मैं एग्जाम देता था तो जब मैं लिखता था तो मुझे पेज नंबर तक मेरे सामने आता जाता था, मैं पलटता था। जब पढ़ते समय पलटता था वैसे ही लगता था मैं कॉपी में लिख रहा हूँ, पेज पलट रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ। तो जब हम कोई चीज एकाग्र चित्त होके करते हैं तो डर नहीं लगता, सफलता मिलती है। लेकिन एक और एग्जाम है बेटी हम लोगों के लिए, और वो एग्जाम है इलेक्शन। हर 5 साल में, कई बार तो बीच में भी लड़ना पड़ता है, तो वो भी एक एग्जाम होता है। लेकिन हम उससे भी डरते नहीं हैं, उसको भी लड़ते हैं और जीतते हैं। मुझे तो एग्जाम से बहुत डर लगता है, लेकिन अब आपने बताया ना, अब मैं भी नहीं डरूंगी। डरना कभी नहीं, जो डर गया वो मर गया। तो डरना तो है ही नहीं। एक बात और बताता हूँ तुम्हें जो मुझे बहुत प्रेरणा देती है। स्वामी विवेकानंद जी को मैं बहुत मानता हूँ, और उनने ऐसे स्पीचेस दिए कि पूरे मुर्दों में भी प्राण फूक दे। वो कुछ पंक्तियां कहते थे जो मैंने पढ़ी है, वो बार बार मेरे दिमाग में घूमती है। तुम मतलब हम लोग, तुम केवल 3.5 हाथ के हारमास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अमर आनंद के भागी हो और अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। खुद को जानो, खुद को। मैं भी ये हमेशा सोचता हूं, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। और मैं शुरू हो जाता हूं। तो अब सारा काम तो मुझसे भी हो जाएगा मतलब? बिल्कुल होंगे। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, जो जैसा सोचता है और करता है वैसा बन जाता है। बेटी देखो, अपने वैज्ञानिकों ने सोचा कि चंद्रयान को चंद्रमा पे उतारना है, उतार दिया कि नहीं? तो किसी ने सोचा कि पक्षी कैसे उड़ रहे हैं, अब जैसे पक्षी उड़ रहे हैं वैसे ही इंसानों को उड़ना चाहिए। पहले ये पागलपन लगता होगा, लेकिन लोग पंख लगा लगा के उड़ने की कोशिश की, कई घायल हो गए, परेशान हो गए। लेकिन राइट बंधुओं ने फिर अंततः हवाई जहाज बना दिया, आविष्कार कर लिया। तो सोचा, मेहनत की और हो गया। जो सोचता है, करता है, वो पा लेता है, कर देता है। मामा जी, मेरी मम्मा बता रही थी कि आप न्यूबॉर्न बेबीज और उनकी मम्मा के लिए बहुत कुछ करते हो। लेकिन मेरी मम्मा बोल रही थी कि मैं आपसे पूछूं कि इसके पीछे भी एक स्टोरी होगी ना, मुझे अपने फ्रेंड्स को बताना है, बताइए ना। बचपन में मैं अपने गांव में देखता था, जो गरीब बहनें होती थी, मजदूरी करना पड़ता था उनको, मजदूरी करने खेतों में जाती थी। और मैं ये देखता था कि कोई ऐसी बहन जो बेटा बेटी को जन्म देने वाली है, तो जन्म देने के 2 दिन पहले तक खेतों में काम करती थी। तब मेरे मन में पीड़ा, दर्द होता था कि इस बहन को तो आराम करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन आराम करने का मौका नहीं मिलता था। और तुम्हें पता है, बेटा बेटी को जन्म देने के बाद भी 8 दिन भी आराम नहीं करती थी, क्योंकि फिर से मजदूरी करने जाना है ताकि घर चूल्हा जल सके। एक फटी साड़ी का टुकड़ा अपने माथे पे बांधती थी, अपने बच्चे को या तो घर पे छोड़ देती थी
या खेत जहाँ काम करती थी उसकी मेड़ पर रख देती थी। बच्चा रोता था तो उसको दूध भी नहीं पिला पाती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। तब मेरे मन में तकलीफ होती थी और मैं फिर वही कहता था कि हे भगवान, बेटा बेटी को जन्म देने के पहले और बाद में इस बहन को भी आराम करने का मौका नहीं मिलेगा क्या? अगर किसी बड़े परिवार, अमीर परिवार की बहन होती तो कितना ध्यान रखते हैं, चेकअप कराते हैं, जांच कराते हैं, अच्छा खाओ, ये खाओ, वो खाओ, लेकिन इस गरीब बहन को कब मिलेगा? मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने तय किया कि जो हमारी ऐसी बहनें हैं, मजदूर बहन, वो बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया उसके खाते में डालेंगे। बताऊं क्यों? ताकि वो ठीक भोजन कर सके, खुद के लिए भी ठीक हो, पौष्टिक हो, और पेट में जो बच्चा है उसके लिए भी पौष्टिक हो। और ये भी तय किया कि जन्म देने के बाद बेटा बेटी के फिर 12,000 रुपया देंगे ताकि मजदूरी नहीं करना पड़े। कम से कम महीने 2 महीने तो घर पे रह के आराम करे, अपने बेटा बेटी से लाड़ करे, प्यार करे, दुलार करे, दूध पिलाए, उसको खिलाए और प्रसन्न रहे। इसलिए हमने ये योजना बनाई। वाह मामा जी, इस बात पर एक और हक तो बनता ही बनता है। अरे मेरी बेटी बहुत अच्छी हो, हमेशा खुश रहो। मामा जी, मैं आपके साथ ये जो मैंने बातें की है ना, इस शो को मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं भी आपको कभी नहीं भूल सकता। और आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे फिर से जरूर मिलोगे। जरूर मिलूंगा, पक्का? एकदम प्रॉमिस, मिलूंगा ही। इसलिए नहीं कि तुम मिलना चाहती हो, इसलिए कि तुमसे ज्यादा मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। एक गौर। तो दोस्तों, मजा आया ना मामा जी से मिलकर? मुझे तो बहुत मजा आया। मैंने उनके साथ ढेर सारी बातें की, ढेर सारी मस्ती भी की, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझसे फिर से मिलेंगे और मैं भी उनसे फिर से मिलूंगी। तो टाटा बाय बाय, मैं चली अपने घर को।